नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लोकेश बंगालिया आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन तक में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था। इल्तुतमिश जो कि इल्बरी तुर्क था, इल्तुतमिश के द्वारा ही चहलगामी प्रथा शुरू की गई थी। चहलगामी हमने बताया था कि 40 गुलामों का समूह होता था और चहलगामी का जो सरदार था वो बलबन था दोस्तों। और इल्तुतमिश के द्वारा ही इक्ता प्रथा चलाई गई थी। इक्ता जो कि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े होते थे। अब इल्तुतमिश के द्वारा ही कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया गया था। इल्तुतमिश के शासन काल में ही दोस्तों तराइन की तीसरी लड़ाई होती है, जो कि 1215 में होती है। एक तरफ से दोस्तों इल्तुतमिश लड़ता इस लड़ाई में, और दूसरी तरफ से मोहम्मद गोरी के जो गुलाम होते हैं दोस्तों वो यल्दोज और कुबाचा होते हैं। और इस लड़ाई में दोस्तों इल्तुतमिश की जीत हो जाती है। तो कहते हैं इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन चलता है मेरे दोस्तों। अब इसके द्वारा ही तराइन की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तराइन की तीसरी लड़ाई दोस्तों, यह लड़ाई इल्तुतमिश व दूसरी तरफ से यल्दोज व कुबाचा के द्वारा लड़ी गई थी दोस्तों। और इस लड़ाई में हार यल्दोज व कुबाचा की होती है। यल्दोज व कुबाचा की होती है। ये दोनों दोस्तों मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। और इल्तुतमिश ने जीते जी अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अगला शासक नियुक्त कर दिया था दोस्तों। लेकिन इल्तुतमिश का पुत्र था एक रुकनुद्दीन, उसने रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठने नहीं दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। इनका शासनकाल मात्र दोस्तों 11 महीने तक चलता है। और इल्तुतमिश की मृत्यु दोस्तों 1236 में हो जाती है। ये दोस्तों पिछली वीडियो में कुछ रह गया था जो इस वीडियो हमने कवर कर लिया है। अब अगला शासक बनता है जो गुलाम वंश का, वो होता है दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज होता है दोस्तों। रुकनुद्दीन फिरोज होता है। अब रुकनुद्दीन फिरोज का शासनकाल 1236 से लेकर दोस्तों 1236 तक ही चलता है। मात्र 11 महीने इनका शासनकाल चलता है। यह एक अयोग्य शासक था। मेरे दोस्त। अयोग्यता का कारण क्या था कि इनकी जो माँ थी शाहतुर्कान, वो गद्दी पर बैठती थी। नाम से शासन कौन करता था दोस्तों? रुकनुद्दीन फिरोज। अब रुकनुद्दीन तो नाम का शासक है, लेकिन काम कौन कर रही थी? इनकी माँ थी दोस्तों
रुकनुद्दीन की मां शाह तुर्कान गद्दी। अब दोस्तों दिल्ली की जनता इस बात से दुखी हो गई थी कि नाम से शासन रुकनुद्दीन करता है, लेकिन काम कौन करती है दोस्तों? इनकी मां शाह तुर्कान। अब इस बात से दुखी होकर रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से उतार दिया जाता है और अगला शासक दिल्ली की जनता के द्वारा बनाया जाता है रजिया सुल्तान को। तो दोस्तों किसको बनाओगे? अगला शासक रजिया सुल्तान। अब दोस्तों रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। अब रजिया सुल्तान का शासनकाल दोस्तों 1236 से लेकर 1240 तक चलता है। मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर 4 वर्षों तक शासन किया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत पर पहली महिला शासन करने वाली, तो दोस्तों कौन बताओगे? रजिया सुल्तान। किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अब रजिया सुल्तान दिल्ली की जनता ने गद्दी पर तो बैठा दी, परंतु इनका विरोध जारी रहा। अब दोस्तों रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक विरोध जारी रहा। विरोध के कारण तो दोस्तों विरोध का जो पहला कारण था वो यही था कि रजिया सुल्तान दोस्तों पहले तो क्या थी? महिला थी। पहला प्रमुख कारण यही था कि वो महिला थी। तो कारण क्या था? महिला होना। इस बात का विरोध सबसे ज्यादा तुर्क कर रहे थे दोस्तों। अब दूसरा कारण क्या था रजिया सुल्तान का विरोध होने का? कि रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का त्याग करके खुले मुंह दोस्तों दरबार में आती थी। तो दूसरा कारण क्या था? पर्दा प्रथा को त्याग कर खुले मुंह दरबार में आना। अब इस बात का विरोध भी दोस्तों तुर्क कर रहे थे, क्योंकि उनको ये बात पसंद नहीं थी कि जो भी महिला है वो खुले मुंह दरबार में आए दोस्तों। तो इसका अगला कारण क्या था विरोध होने का? कि इन्होंने पुरुषों के वस्त्र धारण कर लिए थे। तो दोस्तों रजिया सुल्तान ने महिलाओं के वस्त्र न पहन कर पुरुषों के वस्त्र पहनकर गद्दी पर बैठती थी। तो तीसरा कारण क्या था? पुरुषों के वस्त्र धारण करना। पुरुषों के वस्त्र धारण करना। चौथा पॉइंट यही था दोस्तों विरोध होने का। चौथा जो पॉइंट बनता है दोस्तों विरोध होने का कि इनके दरबार इल्तुतमिश के दरबार में दोस्तों याकुत नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि घुड़सवार और तलवारबाजी में बहुत ही निपुण था। इल्तुतमिश को पहले ही पता था कि उसका जो अगला शासक है वो अयोग्य है, तो उन्होंने पहले ही अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को शासक नियुक्त कर दिया था और याकुत से कहा था कि मेरी पुत्री रजिया सुल्तान को घुड़सवारी सिखाओ और तलवारबाजी सिखाओ। तो कौन था दोस्तों? क्या नाम बताया? याकुत को अमीरे आखुर नियुक्त किया
इसका मतलब था दोस्तों कि घोड़ों का सरदार नियुक्त कर दिया था। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, घोड़ों का सरदार नियुक्त। अब घोड़ों का सरदार नियुक्त कर दिया था दोस्तों याकूत को। इस बात का सबसे ज्यादा विरोध कौन करता है? तो इस बात का सबसे ज्यादा विरोध करता है दोस्तों अल्तुनिया। अल्तुनिया के द्वारा सबसे ज्यादा इस बात का विरोध किया कि उसने बाहर के व्यक्ति को घोड़ों का सरदार नियुक्त कर दिया है। अब दोस्तों ये प्रमुख कारण थे रजिया सुल्तान के विरोध होने के। एक पॉइंट और बचता है दोस्तों। तो दोस्तों रजिया सुल्तान के दरबार में जो तुर्क रहते थे, अब रजिया सुल्तान तुर्कों को अपने दरबार में ज्यादा सम्मान नहीं देती थी, बल्कि गैर तुर्कों को सम्मान ज्यादा देती थी। यही कारण था कि इसका विरोध होने का कारण भी था। गैर तुर्कों को अपने शासन में सम्मान देना, अपने शासन में दोस्तों सम्मान देना, यही कारण थे विरोध होने के। अब दोस्तों अल्तुनिया ने इस बात का विरोध क्यों किया था कि घोड़ों का सरदार? तो दोस्तों पहले ही बताया था कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और इल्तुतमिश के दरबार में याकूत नाम का व्यक्ति रहता था जो घुड़सवारी व तलवारबाजी में निपुण था। अब याकूत से कहा कि तुम रजिया सुल्तान को घुड़सवारी सिखाओ। दोस्तों उस समय रजिया सुल्तान की आयु लगभग 18-19 वर्ष की थी, युवा अवस्था जिसे कह सकते हो। जैसे ही रजिया सुल्तान याकूत के पास जाती थी घुड़सवारी के सीखने के लिए, तो धीरे धीरे टाइम बिताते गए दोनों एक दूसरे से। लेकिन गलती से याकूत प्यार कर बैठता है, किससे? रजिया सुल्तान से प्यार कर बैठता है और मन ही मन में उससे प्यार करने लगता है दोस्तों। अब इस बात का पता अल्तुनिया को लग जाता है कि रजिया सुल्तान से प्यार कौन करता है? याकूत करता है। तो रजिया सुल्तान से अल्तुनिया ने कहा कि तुम याकूत से नहीं मिलोगी। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं उससे नहीं मिलूंगी, क्योंकि मेरे दोस्तों अल्तुनिया से रजिया सुल्तान ने बचपन में एक वादा किया था कि मैं शादी करूंगी तो किससे करूंगी? तेरे से करूंगी, अल्तुनिया से ही करूंगी। तो जैसे ही अल्तुनिया को अपना प्यार टूटता हुआ दिखाई दिया तो उसने रजिया सुल्तान से मना कर दिया। लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद रजिया सुल्तान याकूत से फिर मिलने लग जाती है। इस बात का विरोध करता है अल्तुनिया। जब अल्तुनिया ने कहा तुम याकूत से मिलना छोड़ दो, नहीं तो गद्दी को छोड़ दो, तो रजिया ने अपनी गद्दी बचाने के लिए मेरे दोस्तों अल्तुनिया से शादी कर ली। अल्तुनिया जो कि पंजाब का गवर्नर था, अब अल्तुनिया से शादी करके रजिया सुल्तान जब वापस अपने शासन या अपने दरबार में आ रही थी, तो इसके भाई बैराम शाह के द्वारा कैथल के निकट 13 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान की दोस्तों हत्या करवा दी जाती है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ता है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में स्थित है। कैथल जो कि हरियाणा में पड़ता है मेरे दोस्तों। यहाँ जो पॉइंट बनता है
कि रजिया सुल्तान का विवाह पंजाब के शासक या गवर्नर अल्तुनिया से होता है। रजिया सुल्तान मेरे दोस्तों जब अल्तुनिया से शादी करके वापस दिल्ली आ रही थी तो रास्ते में हत्या 13 अक्टूबर 1240 को बैराम शाह के द्वारा डाकुओं के हाथों करवा दी थी। तो दोस्तों 13 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है। कहां पर करवा दी थी तो दोस्तों ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, कैथल जो कि हरियाणा में स्थित है। इसके साथ ही अल्तुनिया की भी हत्या हो जाती है। साथ ही अल्तुनिया की हत्या हो जाती है मेरे दोस्तों। अब कारण क्या था कि बैरम शाह ने अपनी बहन की हत्या करवा दी। जैसे कि हमने पहले बताया था कि याकूत जो रजिया सुल्तान से प्यार करता था, लेकिन रजिया सुल्तान प्यार करती थी अल्तुनिया से। अब अल्तुनिया से प्यार करती थी तो याकूत को पता लग गया था कि तेरे से रजिया सुल्तान शादी नहीं करेगी, वो शादी करेगी अल्तुनिया से। अब दोस्तों वन साइड फीलिंग हो गई। तो आप सभी जानते हैं कि प्यार किसी से और शादी किसी से हो तो गड़बड़ हो जाती है। तो याकूत ने रजिया सुल्तान के भाई के पास जाकर उसके कान भर दिए और कहा कि तुम क्यों खुश हो रहे हो। तो बैराम शाह ने कहा कि मेरी बहन की शादी हो गई है तो मैं खुश क्यों ना हूं। अब याकूत ने पूछा कारण क्या है, तो उसने कहा कि मेरी बहन की शादी होने के बाद अगला शासक मैं ही बनूंगा। तो याकूत ने कहा कि तुम कैसे शासक बनोगे, तुम कैसे शासक बनोगे। रजिया सुल्तान ने जिससे शादी की है वो ही क्या बनेगा, शासक बनेगा मेरे दोस्तों। बैरम शाह ने जो सपना देखा था वो टूटता हुआ नजर आ रहा था शासक बनने का। तो उसने गुस्से में प्लान बनाया और रजिया सुल्तान को कैथल में डाकुओं के हाथों मरवा दिया गया। अब सीधी सी बात है, जो शासक को मारता था दोस्तों वही क्या बनता था, अगला शासक बनता था। अगला शासक कौन बनेगा मेरे दोस्तों, तो किसके द्वारा हत्या की गई थी, बैराम शाह के द्वारा। तो अगला शासक भी कौन बनेगा मेरे दोस्तों, बैराम शाह। तो गुलाम वंश का जो अगला शासक बनता है वो बनता है बैराम शाह। और मेरे दोस्तों बैराम शाह का शासनकाल लगभग 2 वर्ष तक ही चलता है, मात्र 2 वर्ष तक ही चला। तो 1240 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 2 वर्ष जोड़ोगे तो 1242। तो शासन 1240 से लेकर 1242 तक इनका शासन चलता है। और बैराम शाह की भी हत्या मसूद शाह के द्वारा कर दी जाती है। बैराम शाह की हत्या मसूद शाह के द्वारा मसूद शाह के द्वारा
कर दी जाती है और अगला शासक बनेगा दोस्तों मसूद शाह। और मसूद शाह का शासन काल भी मेरे दोस्तों लगभग यानी कि पूरे 4 वर्ष तक चलता है। तो अगला शासक कौन बनेगा? मसूद शाह। जैसा करोगे मेरे दोस्तों वैसा ही भरोगे। बैरम शाह ने अपनी बहन की हत्या की थी, तो बैरम शाह की भी हत्या किसके द्वारा कर दी? मसूद शाह के द्वारा। अब मसूद शाह का शासन काल 4 वर्षों तक चलता है। तो 42 में बैठा था गद्दी पर, तो 4 जोड़ोगे तो 46। 1242 से लेकर मेरे दोस्तों 1246 तक गद्दी पर कौन बैठता है? मसूद शाह। अब मसूद शाह की भी हत्या षड्यंत्र के द्वारा कर दी जाती है बलबन के द्वारा। बलबन जो कि इल्तुतमिश के दरबार में चहलगामी का सरदार था, षड्यंत्र रच के मसूद शाह की हत्या कर दी। कब? 1246 में। और अगला शासक बना दिया। अगला शासक जो बनता है गुलाम वंश का, वो बनता है दोस्तों मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद। और मेरे दोस्तों नासिरुद्दीन मोहम्मद का शासन काल 1240 से लेकर 1266 तक चलता है। नासिरुद्दीन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से पेपर में। एकमात्र ऐसा शासक कौन था जो टोपी सील कर अपना गुजारा करता था? तो क्या नाम बताओगे? नासिरुद्दीन मोहम्मद। किसके द्वारा शासक बनाया था? बलबन के द्वारा। 1240 से 1266 तक एकमात्र शासक जो टोपी सील कर अपना जीवन यापन करता था। अपना जीवन चलाता था। मेरे दोस्तों इसको शासन से कुछ लेना देना नहीं था, केवल टोपी सील कर ही अपना गुजारा करता था। नाम का शासक था वह ये भी, लेकिन काम कौन करता था? तो नाम बताया था। किसके द्वारा षड्यंत्र रच के बनाया था इसको? तो बलबन के द्वारा। बलबन के द्वारा ही अपनी पुत्री का विवाह दोस्तों नासिरुद्दीन मोहम्मद के साथ कर दिया जाता है। अब नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को एक उपाधि दी उलुग खां की। बलबन को उपाधि दी उलुग खां। अब बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन के साथ कराया। और मेरे दोस्तों नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु 1266 में हो जाती है। मृत्यु 1266 में हो जाती है। अब मेरे दोस्तों इसी के शासन काल में बलबन के द्वारा 1246 में मेवात पर आक्रमण किया जाता है। अगला जो शासक बनेगा नासिरुद्दीन मोहम्मद के बाद वो बनता है दोस्तों बलबन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।